तो बच्चों हम लोग लगाने वाले हैं 20 मिनट्स के अंदर न्यूक्लाई के महा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सवाल लगाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इजी फिजिक्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स लगाने वाले हैं न्यूक्लाई का चैप्टर नंबर 13। कई बच्चों का रहता है कि सर इसका पीडीएफ मिल जाए तो उनकी पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। तो आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लेकर अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन जाकर अपनी पीडीएफ ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई, बोल्ड में आया हुआ है, ऑफ द गोल्ड आइसोटोप 79 AU 197। आपको पता है कि जब इस तरह से लिखते हैं ये A और Z लिखा जाता है, न्यूक्लाइड बोलते हैं इसको, तो ये उल्टा लिख गए हैं। यहां पर Z लिखेंगे, आप इसको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे पड़ता है, तो खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं Z और ये रहता है A। तो ये एटॉमिक नंबर रहता है, ये मास नंबर रहता है। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर 79, मास नंबर 197। और सिल्वर आइसोटोप की बात कर रहे हैं 47 AG107। अब इनका कह रहा है न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो निकालो। आपको फॉर्मूला एक पता है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। उम्मीद करते हैं रेडियस का फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा। इसके तहत अगर मैं R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट एक कांस्टेंट होता है 1.1 या 1.2 कह सकते हैं, इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब आर ए यू अपॉन आर ए जी, ए यू का आर नॉट और ये इसका मास नंबर जो कि 197 होने वाला है और इसका सिल्वर का 107 होने वाला है। ये देखिए आर नॉट तो भैया यहां पर कट गए, तो ये 197 अपॉन 107 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे आप तो 1.23 के आसपास मिल जाएगा। यही आपका यहां पर देखिए आंसर हो गया। वेरी सिंपल सवाल। ये जो फॉर्मूला है ना, मैं फिर से लिख देता हूं, R इज इक्वल टू आर नॉट, जैसे दिमाग में जाए आपके, A की पावर 1/3। ये इस फॉर्मूले पर एक नंबर का सवाल, चाहे वो एमसीक्यू में चाहे कहीं किसी पार्ट में हो, ये पूछा बहुत जाता है, तो इसको तैयारी जरूर करिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है कि फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज ए कांस्टेंट और A इज द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस, show that the nuclear matter density is nearly constant independent of A। इसको मैं जितना भी वेरी लिखूं उतना कम है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर और साइज से इंडिपेंडेंट होती है, या यही सवाल का एक दूसरा वेरिएंट है, मतलब वही है। आइए इसको करते हैं। अब आप क्या करें कि जो एवरेज मास है न्यूक्लॉन्स का, न्यूक्लॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड नेम न्यूक्लॉन्स होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम मास के होते हैं। प्रिसाइसली बोलेंगे तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर होता है, मोर और लेस सेम होते हैं। तो हमने ये क्या किया कि ए ले लिया मास नंबर जिस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, और आर ले लिया रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और एम ले लिया एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लॉन। न्यूक्लॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूडेड है, मतलब उनका कंबाइंड एवरेज एक न्यूक्लॉन का मास स्मॉल एम है। अब देखिए मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि भैया जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जितने भी न्यूक्लॉन्स होंगे, एक का एम है और कितने हैं ए में, ए क्या होता है मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम m इंटू ए कर देंगे तो जितने यहां पर अंदर न्यूक्लॉन्स है उसका टोटल मास आ जाएगा, वही हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द न्यूक्लियस है। ये मास ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। अगर हम मास ऑफ द न्यूक्लियस को, हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो हमने न्यूक्लियस का ये निकाल लिया, अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हम स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहां पर आर की जगह हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया आर नॉट ए की पावर 1/3। तो इस आर की जगह आपने ये फॉर्मूला लगा दिया आर नॉट ए की पावर 1/3। अब क्यूब रूट से निपटाएंगे तो आर नॉट की पावर क्यूब और ए की 1/3 से 3 काटोगे तो ए बचेगा।
तो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए बचा। ये देखिए क्या निकाले हो, वॉल्यूम। अब यहां पर अगर आप मास अपॉन वॉल्यूम रख दो तो डेंसिटी आ जाएगी। चलिए रख दीजिए, वही करेंगे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई, मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हम लोगों ने जिक्र किया, आप जानते भी हैं वैसे भी। तो मास कितना है न्यूक्लियस का, ये था ma के बराबर, ये देखिए पुट कर दिया। और वॉल्यूम कितना था, ये निकाले हैं वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम नीचे लिख दिया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ये देखिए ए से ए हमारा कट गया और 3 ऊपर चला गया, तो 3m, ये ध्यान से देखिए, 4 पाई आर नॉट। अब यहां पे देखिए m कांस्टेंट है और आर नॉट भी कांस्टेंट होता है और 3/4 पाई तो कांस्टेंट ही है। तो ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई। जब ये कांस्टेंट हो गई तो ये इंडिपेंडेंट हो गई किससे, ए से एंड आर से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए और आर है ही नहीं। तो आपका मास नंबर बढ़ाने पर न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं बढ़ती, या रेडियस साइज बढ़ाने पर न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं बढ़ती। यही आपको शो करना था। तो दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर करिएगा। ये एक डेरिवेशन टाइप भी आपसे पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपरली आपको ध्यान। इस पे एमसीक्यू भी आता है, कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए एल्युमिनियम आपको दिया है और कॉपर, कोई भी और भी दे सकते हैं, इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताइए। अब हमको पता है कि दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी, तो ये 1:1 हो जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग दोनों की सबकी सेम होती है। यहां से आपने चेक कर लिया। आइए अगला सवाल करते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 का सवाल है और ये मास डिफेक्ट पर बेस्ड होने वाला है और बाइंडिंग एनर्जी पे बेसिकली वो मास डिफेक्ट से रिलेटेड रहता है। यही सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उम्मीद करते हैं मालूम होगा, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम इन एमईवी। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये दे रखा है, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन ये दे रखा है, और हीलियम का न्यूक्लियस का जो मास है, एक्सपेरिमेंटल मास, ये दे रखा है। और 1 AMU को 931 MeV के बराबर लेके आपको चलना है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैंने लिखा है, जिससे कई बच्चों को नहीं मालूम होता, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो 2He4 इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मतलब इलेक्ट्रॉन भगा दीजिए आप, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के अंदर आपको मिलेंगे। ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है न्यूक्लियस है। तो मास डिफेक्ट निकालने गए, तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं कि 2 प्रोटॉनों का मास अलग से निकालो और उसमें 2 न्यूट्रॉनों का मास अलग से निकाल कर जोड़ दो, अलग अलग। ये देखिए अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को निकाल के जोड़ दिया और एक्सपेरिमेंटल मास हीलियम का घटा दिया। ये देखिए, मतलब जो साथ आने के बाद हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, तो इसका अब जो एक्सपेरिमेंटल मास है, यानी जब बन गया न्यूक्लियस, एक्सपेरिमेंट से मास निकाला तो MHE है। और हम उम्मीद कितनी कर रहे थे कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो इसका मास आ जाए। तो वो इस तरह से मास डिफेक्ट आप निकालते हो। अब यहां पे 2 इंटू 1 प्रोटॉन का मास प्लस 2 इंटू 1 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ हीलियम एटम न्यूक्लियस। अब यहां पर आपने घटाया इसको कैलकुलेट करके, तो दिस वैल्यू आई। ये क्या है, दिस इज मास डिफेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सवालों में मास डिफेक्ट निकाल के ही सवाल आगे बढ़ते हैं। अब मास डिफेक्ट निकाल लिए, अब हमको ये पता है कि भाई एक AMU 931 MeV एनर्जी देती है, तो इतने AMU कितना देगा, तो इसको आप जो ये मास डिफेक्ट आया है, इतने AMU को 931 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 14.9844 MeV। आपका ये रिजल्ट आ गया। इसका कॉन्सेप्ट भी आसान होता है और कैलकुलेशन में केवल जोड़ना घटाना रहता है, पॉइंट्स रहते हैं थोड़ा सा बस। तो ये सवाल बड़े आपके सरल है और एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में शामिल है। तो आप समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालना हो तो हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, उससे हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी तरह आप पकड़ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लिखा है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन MeV इन नाइट्रोजन न्यूक्लियस, नाइट्रोजन गिवन दैट दिस वन। अब ये वैसे ही सवाल है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। आइए देखते हैं। जो नाइट्रोजन है 7n14, उसमें कितने प्रोटॉन है 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये 14 में से 7 घटा दो, क्योंकि 14 होता आपको ये पता ही है। यहां पे लिखते हो Z, यहां पे लिखते हो A। तो A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, A माइनस Z। तो 14 में से 7 गया तो 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, ये हमको पता चल गया।
मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन के मास को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 7.05481 मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स। अब मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स निकालो, तो 7 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, ये 7.06069 एएमयू, ये वैल्यू आ गई। अब टोटल मास इनको जोड़ देंगे और जो एक्सपेरिमेंटल नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बना वो घटा देंगे, तो मास डिफेक्ट आ जाता है। खैर चलते हैं आगे। तो ये हो गया इसका टोटल मास, हम जो उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टेड मास। लेकिन जब हमने दोनों दोनों न्यूक्लियस बना लिए, तब उसको तौला या एक्सपेरिमेंटल मास निकाला, तो ये वैल्यू मिली, विच इज स्लाइटली लेसर देन दी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो इसमें से ये घटा दो। अब आपने देखिए घटाया, तो ये मास डिफेक्ट आ गया। हर सवाल में यही करना है आपको, इसमें से घटा दीजिए और ये वैल्यू आ गई, दैट इज मास डिफेक्ट। अब आपको मालूम है कि एक एएमयू से 1 एएमयू, या यू भी लिख देते हैं शॉर्ट में, आप 931.5 एमईवी एनर्जी निकालते हैं। अगर कहीं नहीं दिया है, प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी है, तो 931.5 पकड़ लीजिए। तो 931.5 को आपने इससे जो मास डिफेक्ट था आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैल्यू देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है। 104.7 एमईवी, ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो हमेशा ये पकड़ के रखिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डेल्टा एमसी स्क्वायर के बराबर होती है। और क्योंकि हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है कि एक एमयू इतना देता है, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। कहीं पर अगर आजकल सवालों में पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, तो आप क्या करना, बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उसके मास नंबर से डिवाइड मार देना, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन हो जाएगी। आइए अगला सवाल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और जब ये बोर्ड में आता है तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ये हॉर्स की श्रेणी में भी आ जाता है। आ बहुत बार चुका है, एनसीईआरटी सवाल है। एक गिवन कॉइन, एक सिक्का है, हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक सिक्का बना दिया, कॉइन है, और ये कॉपर का है, आगे कहीं लिखा होगा। तो ये कॉपर का कॉइन है 3 ग्राम का। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। यानी इस कॉइन को, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको अलग करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी दो रूप में पहचानी जाती है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो बाइंडिंग एनर्जी, या उतनी एनर्जी हम दे दें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, वो बाइंडिंग एनर्जी। दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमें बेसिकली इसकी हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। अच्छा, for simplicity assume that the coin is entirely made of copper atoms। ये देखिए कॉपर एटम्स। 29Cu63, 29 का मतलब Z, 69 का मतलब A, मास नंबर। और मास एक्सपेरिमेंटल दे रखा है कॉपर का फलाना, यानी जो भी है 62.92960 AMU। आइए सवाल को बढ़ाते हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉपर एटम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पहले ये पता करें। तो एक कॉपर एटम में 29 तो हो गए प्रोटॉन, और 63 में 29 घटा दोगे तो उतने हो गए न्यूट्रॉन, 34 न्यूट्रॉन। बढ़िया। अब मास ऑफ 29 प्रोटॉन्स, 29 और एक प्रोटॉन का मास, ये दिया रहता पेपर में, दिया होगा, और वरना थोड़ा याद रखिए तो और अच्छी बात। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 29.22707 AMU। फिर मास ऑफ 34 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये 34 न्यूट्रॉन की बातचीत चल रही है, 34 इंटू 1.00867 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉनों का मास आ गया, ऊपर वाला प्रोटॉन का मास आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम सोचेंगे कि भाई जो ये कॉपर न्यूक्लियस है उसका मास आ जाएगा, एक्सपेक्टेड मास। इन दोनों को जोड़ा तो 63.52185 AMU आ गया। अब इसका मास हमको दे रखा है, ये देखिए मास न्यूक्लियस का 62.92960, ये मास आपका न्यूक्लियस का दिया। अब इसमें से आप घटा दीजिए, जब घटाया तो आपको मिलेगा मास डिफेक्ट 0.59225 AMU। ये क्या मिला? मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो एक AMU जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो 931.5 MeV होता है। तो इतने AMU कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इसको इतने AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई 551.5032। ध्यान रखिएगा ये जो एनर्जी है ये हमारी एक न्यूक्लियस से या एक एटम से, एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो एक एटम या एक न्यूक्लियस से, ये पूरे कॉपर से नहीं है। अभी हमें निकालना पड़ेगा इस पूरे कॉपर में कितने एटम
या कितने न्यूक्लियस हैं, जितने एटम उतने न्यूक्लियस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स अब चालू हो गया कि भैया एटम कितने, क्योंकि एक का तो निकाल चुके हैं। 63 ग्राम ऑफ कॉपर में मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अवोगाद्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हम एवोगाद्रो नंबर को इसके 63 से डिवाइड कर देंगे। भाई ये ऐसे लिखते हो ना, 63 ग्राम में जो मोलर मास लेते हो उसमें अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 आपके एटम्स होंगे। तो एक में कितने होंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया देखिए, और 3 ग्राम में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। यानी कि 3 ग्राम कॉपर में इतने आपके एटम्स हैं या उसी के बराबर न्यूक्लियस होंगे, एक एटम में एक न्यूक्लियस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर, यानी इस पूरे जितने एटम है सबका फुट डालना है। तो आप क्या करेंगे, जितनी एक से एनर्जी मिली थी बाइंडिंग एनर्जी, उसी को नंबर ऑफ एटम्स या कह लीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.582 इंटू 10⁻25 MeV, ये आंसर हो गया। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, और हॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने पहले कभी नहीं लगाया है वो शायद इसमें गलती कर जाए लगाने में, क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट मिला दिए हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाला एंड मोल कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज we think of fission of iron 26Fe56 nucleus into 2 equal fragments, ये आपका लिखा हुआ है एल्युमिनियम 13Al28, is the fission energetically possible, कह रहा है क्या ये जो फिजन है एनर्जी के ध्यान में रखते हुए क्या ये पॉसिबल है। आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट क्यू ऑफ द प्रोसेस, और क्यू निकालेंगे उससे आर्गुमेंट देंगे, और आयरन का मास दे रखा है और ये एल्युमिनियम का मास दे रखा है। तो देखिए क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं ये पॉसिबल है, और क्यू वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो हम कहते हैं पॉसिबल नहीं है। अब क्यू वैल्यू निकालते कैसे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। देखिए अगर इनिशियल माइनस फाइनल पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज होगी तो पॉसिबल है, और इसका मतलब क्या है निगेटिव का, कि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी तब फिजन हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्यू वैल्यू इसलिए लिख दिया कि आप पकड़ पाइए, क्यू वैल्यू पॉजिटिव तो पॉसिबल, निगेटिव तो नॉट पॉसिबल। और क्यू वैल्यू निकालोगे कैसे, इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये रिएक्शन लिखिए, ये आयरन का 2 एल्युमिनियम में टूटा मामला, Fe2656 प्लस 13Al28, और 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स लिखा हुआ है, ये देखिए। तो 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स और कुछ एनर्जी हमने माला निकली है, इसी क्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब क्यू निकालने के लिए क्या होगा, मास डिफेक्ट, इसका इनिशियल मास माइनस इसका इनिशियल मास 2 मल्ट करते हुए, क्योंकि 2 एल्युमिनियम है, इनटू सी स्क्वायर, या आप 931 वाले से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मास निकाला, ये मास आयरन का दे रखा है 55.9349, और ये 2 फैक्टर ध्यान में रखिएगा, और एक एल्युमिनियम का ये मास दे रखा है 27.98191, और एक एमयू से एनर्जी निकलती है 931.5, तो इतने से कितनी निकलेगी 931.5, मल्टीप्लाई इसको घटाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आई -26.90 MeV। अब यहां पर वैल्यू देखिए निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है कि पॉसिबल नहीं है, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी तब चलेगा, अपने आप नहीं फिजन होगा इसका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाए होंगे, इसीलिए मैं यहां लिख दिया है, जिससे जिस बच्चे को नहीं पता वो भी दिमाग में रख सकता है या याद कर सकता है कि भैया इस तरीके से देखा जाना चाहिए। ये अगला सवाल एक और देखते हैं। The fission properties of plutonium 94-39 are very similar to those of uranium 92U235. The average energy released per fission is 180 MeV. How much energy in MeV is released if all atoms of 1 kilogram of pure plutonium undergo fission? ये जो कॉपर वाला हमने अभी सवाल किया था कॉइन वाला, वैसे ही सवाल है लेकिन उससे इजी है ना। ये चलते करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स भाई प्लूटोनियम में कितने, एक एटम का तो एक एटम में एक न्यूक्लियस, उसका तो निकाल लेंगे कितने एटम है इसमें। तो 239 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम में कितने एटम होने वाले हैं, तो इसमें क्योंकि 239 जो में आपका वैल्यू हो जाएगी इतने अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ए के बराबर जो लिखा इतने हो गए।
तो नंबर ऑफ एटम इन 1 किलोग्राम ऑफ यानी 1000 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम एटम कितना हो जाएगा, इसको 239 से डिवाइड कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे प्लूटोनियम के। एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो आप कह सकते हैं इतने न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, बड़ी अच्छी बात। तो एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, ए पर फिजन का मतलब एक एटम या एक न्यूक्लियस के फूटने पर जो एनर्जी मिलेगी 180 MeV मिलेगी आपको। ये देखिए दे रखा था पर फिजन, आपको निकालना नहीं है। अब इससे इस नंबर से आप मल्टीप्लाई, एक से मिलती 180, तो इतने 180 एक से, और इतने नंबर ऑफ आप एटम्स के लीजिए या न्यूक्लियस के दीजिए हैं, तो 180 से आप मल्टीप्लाई किए तो 4.54 इंटू 10⁻26 MeV आपका आंसर यहां पर बना। और ये निकालिए, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से ये एनर्जी निकल आई। मैं पुनः पूरा रिवाइज करा दिया आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपके और सवाल लगाने के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, 12th PCM के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 12th PCB के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर जो आप आसानी से लगा सकते हैं बेटा, फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। मतलब ये बेसिकली निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन का, 10 साल के पीवाईक्यूज में जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और लेटेस्ट ट्रेंड का। इसको लगाने के बाद आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, आपने वो क्वेश्चन लगा दिए जो अभी के लिए 100% रिलेवेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगाकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजी फिजिक्स के लिए गारंटी है कि आसान फिजिक्स अरविंद एकेडमी चैनल पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।